वेलकम बैक चिल्ड्रन। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं ये है ओम्स लॉ। देखिए, ओम्स लॉ के बारे में आपको एक बात बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कंसिडर किया जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी आने वाले टाइम में आपको ओम्स लॉ जो है बहुत काम आने वाला है। इसके अलावा इस सेशन में भी ओम्स लॉ आपके लिए बहुत यूज़फुल है। वो इस तरह से यूज़फुल है कि न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर बेस्ड जो हैं वो आपको एग्ज़ाम में आते हैं। खैर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी हम टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। तो बेसिकली अगर आप ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ओम्स लॉ जो है वो करंट और साथ में पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है ये डिस्कस करता है। सो ओम्स लॉ इज एक्चुअली अ कंसेप्ट, a law which gives a relationship between current and potential difference. So, to know the relation between current and potential difference, we have to study Ohm's law. ठीक है, मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्या I और V एक दूसरे से रिलेटेड हैं? अगर हैं तो I और V एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड हैं, या V और I एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है, ये हम इसमें स्टडी करने जा रहे हैं। कि मतलब एक चीज़ क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। क्या स्टडी करेंगे वो अभी हम ओम्स लॉ की हेल्प से इसको देखेंगे। ठीक है जी। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रखते हैं तो क्या होगा? The current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. ठीक है जी। मतलब एक सर्किट है, उस सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है, तो उस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करते हैं तो उस चेंज के साथ ही करंट में भी चेंज आएगा। मतलब क्या? अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ेगा, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस कम करते हैं तो करंट भी कम होगा। सो दिस इज ओम्स लॉ। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन अ कंडक्टर, the current flowing through it is directly proportional to the potential difference. But always remember, at constant temperature, temperature constant होना चाहिए। ठीक है जी। At constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. ये है। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि करंट जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। ये तो आपको पता ही है। ठीक है ना। हमने पढ़ा है कि करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। एंड वी दो नो दिस फैक्ट। ठीक है ना। हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट बी नोइंग व्हाट डू वी get from Ohm's law. We get the relation between I and V. We get to know about the relation between I and V. What is I? It is the current flowing through the conductor. What is V? It is the potential difference across its ends. So at constant temperature, according to Ohm's law, at constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to V. इसका मतलब है कि V आप बढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ाएंगे, उसके साथ साथ I भी बढ़ जाएगा। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? अगर आप V को डबल कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अगर डबल कर देंगे तो करंट भी डबल हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर देंगे तो करंट भी जो है वो क्या हो जाएगा? हाफ। ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर I इज प्रोपोर्शनल टू V, दैट मीन्स V इज प्रोपोर्शनल टू I. And always remember to mention whether directly or inversely. तो ये जो है ये डायरेक्टली है, इन्वर्सली होता तो अपॉन में होता। ओके, जैसे अगर कहीं पर होगा तो अपॉन में होएगा, 1/V, 1/I, वो ये होता है इन्वर्सली। डायरेक्टली में आमने सामने। सो I इज, यानी कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। नाउ टू change this sign of proportionality, we have to use some constant. And what is that constant? The constant is, ये V और I तो सेम रहेगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है
और इसको इन दोनों टर्म्स को एग्जैक्टली इक्वल कर देना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आई को मुझे एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है. व्हाट इज़ दैट कांस्टेंट टर्म? दिस इज़ आर. सो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा इक्वालिटी का साइन. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए वी हैव टू यूज सम कांस्टेंट, एंड आर इज द कांस्टेंट हियर, द कैपिटल आर, द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर इज द कांस्टेंट हियर. सो v is proportional to I means v is equal to Ri. So what is R here? R is the constant of proportionality, and this is known as resistance. This is known as resistance. Always remember. ठीक है, ठीक है जी. मैं जैसा कि मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, Ohm's law, it gives a relationship between V and I and V. What is I? Current. What is V? Potential difference across the two ends of a conductor. So according to Ohm's law, at constant temperature, I is directly proportional to V, or we can say V is directly proportional to I. इसका क्या मतलब है, मैं फिर से बता दूं, अगर V की वैल्यू डबल होगी, I डबल हो जाएगा. अगर V हाफ होगा, I हाफ हो जाएगा. अगर V 1/4 होएगा, I भी 1/4 हो जाएगा. अगर V 4 टाइम्स हो जाएगा, I भी 4 टाइम्स हो जाएगा. अगर मैं आगे पीछे कर लूँ तो ऐसे हो गया, V इज प्रोपोर्शनल टू I. अगर I डबल होगा, V डबल. अगर I हाफ, V हाफ. अगर I 4 टाइम्स तो V 4 टाइम्स. अगर I 1/4 तो V भी 1/4. तो चलते हैं, V इज इक्वल टू Ri. अगर V हो गया Ri तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है V अपॉन I इज R. आई एम श्योर कि आपको बात समझ आया होगा कि ऐसा क्यों हुआ. R को यहीं पर रखा, V अपॉन I इज R. ठीक है जी. तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? Resistance here can be defined as, according to this, you can explain R, you can define R as ratio of the potential difference across the ends of a conductor to the current flowing through the conductor. Simple. So the ratio of potential difference applied between the ends of a conductor and the current flowing through the conductor, it is a constant quantity. मैंने अभी अभी आपको बताया ना, R is the constant of proportionality. What is R? R is actually constant of proportionality and is popularly known as resistance. और इसको हम क्या कहते हैं? We call it resistance. चलते हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं. Ohm's law states that under no same temperature or at constant temperature, electric current flowing through an ideal conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. That is, V is proportional to I और I is proportional to V, जो भी आप लिखना चाहें. तो यहाँ पर constant को हटाने के लिए, proportionality को हटाने के लिए, we have to use a constant. We have to replace this sign of proportionality with the sign of equality. We have to use some constant, and the constant used here is capital R. Capital R is the constant of proportionality here and is popularly known as resistance. So resistance can be written as the ratio between the potential difference across the ends of a conductor and the current flowing through the conductor. ठीक है जी. चलते हैं थोड़ा सा आगे. तो यहां से आपको क्या पता लगा? यहां से आपको पता लगा करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. आज आपने सीखा करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के. ठीक है जी. और इसके अलावा करंट जो है, यहाँ से अगर आपने देखना हो तो क्या होगा, करंट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. किसके? R के. ज़रा सोचिए ऐसा मैंने क्यों बोला. देखो, अगर मैं करंट की बात करता हूँ तो I हो गया V अपॉन R. ठीक है जी. तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के और I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के. कहने का मतलब ये है, जितनी बड़ी वैल्यू R की होगी करंट उतना कम फ्लो करेगा. यानी कि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना कम फ्लो करेगा. सिंपल. चलते हैं आगे. सो एज ऑलरेडी टोल्ड यू, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डबल्ड, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट gets doubled. If the potential difference is halved,
इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ्ड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज हाफ टू। लेकिन अब ज़रा यहाँ पर सोचिए आप, अगर आपने लिखा है कि I जो है वो V/R के बराबर है, तो मैंने आपको बताया I जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दो चीज़ें आपने सीखी, एक ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अगर I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था V का, इसका मतलब है V डबल होगा I भी डबल, V हाफ होगा I भी हाफ, V 4 टाइम्स होगा I भी 4 टाइम्स, V 1/4 होगा I भी 1/4, है ना। इसका मतलब तो यही हुआ ना। और यहाँ पर देखिए, अगर R को मैं डबल कर दूंगा तो I हाफ हो जाएगा। कैसे? 1/2R हो जाएगा ना, ये 1/2 इंटू 1/R है ना। तो I अगर R को मैं डबल करूँगा तो I जो है हाफ हो जाएगा, और अगर R को मैं हाफ करूँगा, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/R, तो I जो है डबल हो जाएगा। ठीक है जी। अगर R को मैं डबल करूँगा I हाफ हो जाएगा, अगर R को मैं हाफ करूँगा I जो है वो डबल हो जाएगा। सिंपल, इट्स सो सिंपल। तो आपने देखा, जो करंट है वो दो फैक्टर्स पर यहां पर डिपेंड कर रही है। एक फैक्टर ये है, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग करंट। क्या फैक्टर्स हो गए? एक फैक्टर हो गया V और एक फैक्टर हो गया R। ठीक है जी। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे चलते चलते हम देखते हैं, हम बात करेंगे अब सिर्फ रेजिस्टेंस की। अब मैं सिर्फ आपको रेजिस्टेंस को डिफाइन करके बताऊंगा, और साथ में रेजिस्टेंस को डिफाइन करते करते हम और कुछ चीज़ें जो हैं वो सीखेंगे। जैसे रेजिस्टेंस का क्या कोई ऐसा यूनिट होता है कि नहीं होता है, अगर होता है तो क्या होता है, अगर होता है तो उसका यूनिट जो है उसको आप डिफाइन कैसे करते हो। जैसे आपको याद होगा वोल्ट, 1 वोल्ट क्या होता है, 1 एम्पेयर क्या होता है, 1 कूलम क्या होता है, ये हमने पढ़ा। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या रेजिस्टेंस का कोई यूनिट होता है, यदि होता है तो हम उसको डिफाइन किस प्रकार करते हैं। यदि कोई होता है यूनिट तो उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी हम ये पढ़ेंगे। तो खैर, ये तो मैं अभी आपको बता दूंगा, आप देखेंगे आपको ये बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा कि रेजिस्टेंस जो है उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, क्योंकि वो आपको समझ आ ही गया होगा, पीछे हमने ओम्स लॉ में ये पढ़ ही लिया है। तो रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या? रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आप इसको कहानी समझ के लीजिए या आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा। ये आप भीड़ में से गुजर रहे हैं और भीड़ में से गुजरते वक्त बहुत भीड़ है, तो उस भीड़ में से अगर गुजरना है तो भीड़ में से गुजरते वक्त आपको भीड़ को चीर कर, लोगों से टकरा कर, लोगों को टक्कर मार के या उनसे टक्कर खा कर फिर आगे बढ़ना पड़ता है। बड़ी एनर्जी खर्च होती है इसमें, बहुत टाइम लगता है, आप समझ सकते हैं, ऐसा होता ही है। तो एक कंडक्टर जो है वो भी एक भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है, बहुत सारी भीड़ होती है वहाँ पर। जैसे एक ग्राउंड में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुआ होते हैं, वैसे ही आप कंडक्टर के बारे में सोच सकते हैं, भीड़ होती है वहाँ पर, इम्प्योरिटीज़ की, आयंस की, बहुत सारी चीज़ों की भीड़। ठीक है जी। अब करंट को फ्लो करने के लिए चार्ज का फ्लो होना ज़रूरी है। तो चार्ज को अगर फ्लो करना है उस कंडक्टर में से, तो जितनी ज़्यादा भीड़ होगी वो चार्ज जो है हमारी तरह है और वो कंडक्टर उस भीड़ की तरह है जिसमें से हम गुजरते हैं। अब उसमें से चार्ज को गुजरना है तो बहुत सारे लोगों से टक्कर मारते हुए वो चार्ज आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हमें मिलता है। हमें चाहे कितनी भी एनर्जी होगी, हमें उन लोगों से बच के निकलना होता है, टकरा कर निकलना होता है। तो ऐसा ही होता है चार्ज के साथ। चार्ज भी जो है, चाहे वो एनर्जाइज्ड हो, लेकिन उसको फ्लो करते वक्त बहुत सारे आयन से, इम्प्योरिटी से, बहुत सारे पार्टिकल्स से टकराना पड़ता है, टक्कर खानी पड़ती है। ये
टकराना कोई आम चीज़ नहीं होती। हम भीड़ में से गुजर रहे होते हैं तो हमें ये टकराना एक आम चीज़ लग रही होती है, लेकिन बेटा इसमें एनर्जी का लॉस हो रहा होता है। आप फुली एनर्जाइज्ड हैं, नो डाउट, लेकिन जब आप भीड़ में से गुजर कर आएंगे ना तो आप बोलेंगे मैं थक गया, मैं थक गई, है ना, ऐसा बोलेंगे आप, ऐसा बोलते भी हैं हम, है ना। तो जब आप थक जाएंगे तो आप खुद सोचिए, सेम केस जो होता है वो चार्ज के साथ होता है। सेम केस तो नहीं होता, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देकर बात समझा रहा हूं ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। कुछ ऐसा ही एक चार्ज के साथ होता है जिसके कारण करंट ने फ्लो करना होता है, उसके साथ भी ऐसा ही होता है। तो बेसिकली जो रेजिस्टेंस है जिसको आप कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, it is no doubt the constant of proportionality whose value depends on, remember, the value of resistance depends on size, okay, nature of material, and what else, temperature of conductor, ये भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ये तो पहला हो गया साइज ऑफ कंडक्टर, सेकंड नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, थर्ड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये सारी चीज़ें जो हैं इन पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या है, नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा। रेजिस्टेंस basically, in fact, it is the property of a conductor to resist the flow of charge through it. जो चार्ज फ्लो कर रहा होता है उसको जो रेजिस्टेंस मिलती है, मतलब उसको जो ओपोज किया जाता है, रेजिस्ट किया जाता है, ठीक है, इसको वी कॉल रेजिस्टेंस। और ग्राफ जो है जो होता है इसका रेजिस्टेंस का, जब भी आप ग्राफ बनाते हैं ना, तो यहाँ पर आपने अगर लिया V और यहाँ पर I, ठीक है, और ये तो ओरिजिन हो जाएगा। आप V की वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे, आप देखेंगे I की वैल्यूज भी बढ़ती जाएगी। कुछ इस तरह से ग्राफ की फॉर्मेशन होगी। आप V की वैल्यू बढ़ाइए, I की वैल्यू अपने आप बढ़ती जाएगी। या अगर इस तरह से नहीं है, यहाँ पर I की वैल्यू ली है, यहाँ पर आपने V की वैल्यू ली है, ये तो ओरिजिन रहेगा ना, तब भी आपका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनने वाला है। ठीक है जी, ठीक है जी, ये VI ग्राफ है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ है। आप, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। एक सर्किट में जो रेजिस्टेंस ऑफर करने वाला डिवाइस होता है उसको हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं, ऐसे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और फिर ये, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। इसको हम बोलते हैं रेजिस्टर। सर्किट में रेजिस्टर को इस तरह से शो किया जाता है। सर्किट में करंट की डायरेक्शन जो होती है वो आपको पता है, वो एरो से शो की जाती है कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है या उस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, किसी में भी। ठीक है जी, तो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, इसके बीच में करंट फ्लो कर रही है I, और ये एक रेजिस्टर है, रेजिस्टर। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम बात करते हैं, मैं रेजिस्टेंस के बारे में ही बात कर रहा था, तो थोड़ा सा वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। मैंने आपको VI ग्राफ के बारे में बता दिया कि VI ग्राफ किस तरह से बनाते हैं। खैर, मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। मैंने आपको ये भी बता दिया कि वैल्यू जो है रेजिस्टेंस की किस चीज़ पर डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है साइज ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर द कंडक्टर, ओके, एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। इन सब के ऊपर ये डिपेंड करती है। और साथ में मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस का एक्चुअली डेफिनेशन क्या है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। आपको याद होगा, मैंने पीछे आपको बताया V/I के बराबर था, तो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा कि वो V/I के बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं इनफैक्ट एक चीज़ आपको बताता हूँ, आप देखिएगा। रेजिस्टेंस कोई, फिर से मैं बता दूं, ये कोई मामूली टर्म नहीं है। हमने इसके बारे में पढ़ लिया कि ये कांस्टेंट होता है, नो डाउट ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस जो है, मैं आपको इसके बारे में एक और चीज़ बताता हूं, और वो क्या है,
रेजिस्टेंस के बारे में बताई गई एक बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है इसका यूनिट। रेजिस्टेंस का यूनिट भी है, और वो उस यूनिट को हम बोलते हैं ओम। ठीक है जी, इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, देखिए कितना सिंपल है, ऐसे, ये है ओम। ठीक है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता लगे तो आप इस तरह से ऐसे करिए, और ये है ओम का सिंबल। ठीक है जी। सो द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, विच इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ये ओमेगा है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ये ओमेगा है। ठीक है, ओमेगा से आप ओम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको फिर से बता दूं, SI यूनिट जो है, SI यूनिट ऑफ resistance is ohm, and it is denoted by this symbol omega। ठीक है, इस तरह से इसको हम डिनोट करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ लिया, हमने करंट के बारे में पढ़ा, और अभी अभी मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया। लेकिन अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हाउ टू डिफाइन the resistance of 1 ohm. Can we define the resistance of 1 ohm? Yes, let me tell you something. If R is equal to V upon I, we know this. R is equal to V upon I, and we take V as 1 volt. We take I as 1 ampere. We take V as 1 volt. We take I as 1 ampere. So, रेजिस्टेंस इज सेट टू बी 1 ओम। सिंपल है ना, देखिए अब कितना सिंपल है। रेजिस्टेंस इज सेट टू बी 1 ओम इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट is applied to the ends of a conductor when a current of 1 ampere flows through it. So, how to define 1 ohm of resistance? Resistance of a conductor is said to be 1 ohm when a potential difference of 1 volt is applied. When a potential difference of 1 volt is applied, आप ऐसे लिखेंगे 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere. ठीक है, when a potential difference of 1 volt is applied across the ends of a conductor and a current of 1 ampere flows, हम कहेंगे कि resistance is, we say that resistance is 1 ohm. So resistance is defined as 1 ohm when on applying a potential difference of 1 volt across its ends, the current flowing through the conductor is 1 ampere. This is quite simple. ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है, एकदम सिंपल। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा और आगे, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताऊं, देखिए बड़ी बार आपने एक टर्म पढ़ा, रेजिस्टेंस। मैं अभी एक अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने पीछे एक मैंने वर्ड यूज़ किया था, रेजिस्टर। तो वो इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, रेजिस्टर को लेकर। तो उसने एक जो मैंने उसको कुछ भेजा था, तो वहाँ पर उसने टर्म यूज़ कर दी थी रेजिस्टर। तो मैं आपको बताऊं, रेजिस्टर और रेजिस्टेंस 2 डिफरेंट टर्म हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टर दो डिफरेंट टर्म है। रेजिस्टर जो है बेसिकली एक ऐसी बॉडी है जो सर्किट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, रेजिस्टर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सम कंडक्टिंग मटीरियल हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ अ डिजायर्ड वैल्यू। Okay, what is a resistor? Resistor is an object of some conducting material having resistance of a desired value. So thus we can say a resistor is an object and resistance is its property, है ना। तो resistor क्या हो गया, resistor एक object हो गया, resistance उसकी property होगी, quality होगी, है ना। मतलब resistor एक noun हो गया और resistance आपके शब्दों में बताऊं तो adjective हो गया। ठीक है, रेजिस्टर एक नाउन है और रेजिस्टेंस क्या है, एक एडजेक्टिव है। रेजिस्टर एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, और रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो वो रेजिस्टर एक सर्किट के अंदर दिखा रहा होता है।
So whenever we say that we have a resistance of 5 ohm, ठीक है, whenever we say that we are given with the resistance of, we are given किसी भी क्वेश्चन में if it is given to you that there is a resistance of 5 ohms, तो आप समझ जाइए कि इस सर्किट में कोई रेजिस्टर यूज किया है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो 5 ohms है। अगर आपको बोला जाए कि एक सर्किट के अंदर, एक सर्किट जो है, आगे आपने न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं तो आप पढ़ेंगे कि एक सर्किट में या एक कंडक्टर है जी, वो जी 10 ओम का रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। इसका मतलब है उस सर्किट में कोई ऐसा डिवाइस है या वो खुद सर्किट जो है उसमें जो कंडक्टिंग मटेरियल है वो क्या कर रहा है, वो कोई ऐसा मटेरियल है जो 10 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो दे रहा होगा। तो इट इज़ क्वाइट सिंपल, छोटी सी चीज़ है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बड़े आप ध्यान से ही समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलते हैं आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नई चीज़ें कुछ और सीख लेते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड अप मैं एक दो न्यूमेरिकल्स आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, न्यूमेरिकल्स जो हैं इसके ऊपर बेस्ड होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यूमेरिकल मैं ऐसे बात कर लेता हूँ आपसे। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। आपके पास एक 220 वोल्ट सोर्स है और एक इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में बात की जा रही है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। ठीक है जी, एन इलेक्ट्रिक हीट हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। एक 220 वोल्ट का सोर्स है, उससे कितनी करंट एक बल्ब ले लेगा इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ohms। अगर बल्ब में यूज होने वाला फिलामेंट जो है उसका रेजिस्टेंस जो है वो 1200 ohms है। मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे। एक 220 वोल्ट का सोर्स आपको दिया हुआ है, एक 220 वोल्ट का सोर्स आपको गिवन है और ये 220 वोल्ट का जो सोर्स है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और हम साथ में ये भी बात कर रहे हैं कि 220 वोल्ट का सोर्स है और 1200 ओम का जो बल्ब है उसके अंदर जो फिलामेंट है 1200 ओम की रेजिस्टेंस दे रहा है। तो नाउ यू हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ करंट। ओके, you have to find what to find how much current will an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohms। तो किस तरह से निकालेंगे हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपको निकालना है I। आपने रूल पढ़ा है V is equal to RI। what does that mean? That means I is equal to V upon R and both V and R are given। V क्या है जी? It is 220 volt। Potential difference is 220 volt। What about R? Resistance is 1200 ohms। So 220 upon 1200. What is it? I is equal to 0, 0 cancel, 2 11s are and 2 60s are and it is 11 upon 60 amperes। ठीक है जी, 11 upon 60 एम्पियर्स। आप कैलकुलेट करके देखिए, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना चाहिए, इसको डेसिमल में आप लाइए तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली ये क्या होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ, ये एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। अब पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट ही है। ठीक है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल का रेजिस्टेंस जो है वो कह रहा है वो 100 ohms है। रेजिस्टेंस जो है वो 100 ohms है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस आपको गिवन है एंड अगेन इट इज गिवन टू यू कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है सोर्स जो है वो 220 वोल्ट का है। आप समझ सकते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन R लगाइए और इसको सॉल्व कर लीजिए। सिंपल था ना, कुछ मुश्किल नहीं था मेरे ख्याल में। अब ये वाला एक और देखिए न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा।
द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल्स के बीच में वो 60 वोल्ट है, गिवन है आपको। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पेयर, वो कितना करंट खींच रहा है? 4 एम्पेयर करंट वो खींच रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V जो है वो क्या है? इट इज 60 वोल्ट। ओके, इट इज 60 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है? 60 वोल्ट है, और करंट जो है वो खींच रहा है 4 एम्पियर है। तो अब सोचिए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू आर आई, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। ओके, व्हाट इज दैट? व्हाट इज V? इट इज 60। व्हाट इज I? इट इज 4। सो इट इज गोइंग टू बिकम 15 ohms। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, आगे भी ये खत्म नहीं हुआ। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड टू 120 वोल्ट। अब सपोज करिए, सपोज कर लेते हैं, हम सपोज करते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपने बढ़ा दिया। कितना कर दिया? 120 वोल्ट कर दिया। अब ये कितना करंट खींचेगा? रेजिस्टेंस तो आप निकाल चुके हैं ना, तो रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा। रेजिस्टेंस आपने पढ़ा, सेम मटेरियल का कांस्टेंट होता है, अलग अलग का अलग हो सकता है लेकिन सेम मटेरियल का कांस्टेंट है। तो ये 15 ओम है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। अब ये करंट कितनी खींचेगा वो देखने वाली बात है। करंट जो है वो हो गया V डैश अपॉन R। क्यों V डैश, क्यों नहीं V? क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है। यहाँ 60 वोल्ट था तो V अपॉन आई लेकर आपने काम चला लिया। यहाँ पर आप ऐसे नहीं लेंगे, यहाँ पर I भी डिफरेंट होगा और V भी डिफरेंट होगा, क्योंकि आपने पढ़ा कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। अगर V 60 है तो I उसके हिसाब से ही होगा। अगर V अब यहाँ पर बढ़ गया है तो I भी बढ़ना चाहिए। तो देखते हैं बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो देख लेते हैं। V डैश है आपका 120 वोल्ट और ये है 15 ओम। ठीक है, सो व्हाट अबाउट I डैश? I डैश इज 8 एम्पियर। ठीक है जी, सिंपल था। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। ये 8 एम्पियर होगा। ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक आधा टॉपिक और देख लेते हैं। टॉपिक तो नहीं, इसी से रिलेटेड ही है। अब देखिए एक और कंसेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है जी, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड एक और टॉपिक जो है हमें ध्यान में रखना है, और वो टॉपिक क्या है वो मैं आपको बता दूं। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, ये मैंने आपको पहले बताया है लेकिन मैं फिर भी आपके लिए रिपीट कर देता हूं। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, ये मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको ये भी बता देता हूं। अगले टॉपिक जो भी हम पढ़ेंगे उसमें अगर कभी कोई न्यूमेरिकल आया तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन जो है होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपको याद होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो है, हाउ टू डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यही था ना, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी कि आप V को डिफाइन कर सकते हैं कि वो किसके बराबर है? W अपॉन Q के बराबर है। और वी कैन राइट W हेयर इज इक्वल टू QV, और वी कैन से Q इज हेयर W अपॉन V, है ना। V इज इक्वल W अपॉन Q, या W इज इक्वल टू QV, या Q इज इक्वल टू W अपॉन V। देखिए कभी भी इन ऑर्डर टू सेट द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक सेल या एक बैटरी की ज़रूरत पड़ती है विच प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। ठीक है ना। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस आपने whenever you want to set the electrons in motion in an electric circuit, you have to use a cell or a battery which provides potential difference across its terminals, क्योंकि ये source of charge की तरह काम करते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो in order to set the electrons in motion in an electric circuit, a cell or a battery is used which provides potential difference across its terminals, क्योंकि ये source of energy की तरह काम करते हैं उन चार्ज के लिए। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। आज का कंसेप्ट वैसे ही मैंने जैसा आपको पहले भी पीछे भी बताया था कि ये इम्पॉर्टेंट है,
पिछले टॉपिक में बताया था, मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, ये अगले टॉपिक्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पूरा ध्यान दीजिएगा इन टॉपिक्स के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा इनको स्टडी करने की कोशिश कीजिएगा। जितना अच्छे से स्टडी करेंगे उतना आपको बेनिफिट है। फ्यूचर में भी ये चैप्टर रिपीट होगा, इससे रिलेटेड टॉपिक्स रिपीट होंगे। तो इसीलिए अपना ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, रिटन में रिवीजन कीजिए, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये इनकरेज करने के लिए बड़ा ही ज़रूरी है। कभी कभी मोराल जो है वो किसी लाइक को देखकर, किसी अच्छे कमेंट को देखकर भी हाई हो जाता है। तो जैसे मेरा काम है आपका मोराल हाई रखना, आपका काम भी मेरा मोराल हाई रखना ही है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। गुड डे।